वालेकुम। अच्छा जी, हमने नोज़ और पेरिनेजल साइनसेस ख़त्म कर लिए थे। अब हम इसकी पढ़ते हैं यूक्यूज़। अब यूक्यूज़ में है जो सबसे पहले हमारा है डीएनएस। ठीक है, डीएनएस के क्वेश्चन हैं, हम पढ़ते हैं। हम इसके अंदर एक्सरे करवाएंगे वाटर्स व्यू लेके, और इसमें क्या होगा कि हमें जो नोज़ सपोज इस तरह होती है तो हमें जो है वो डेविएटेड है, तो वो जो एक साइड होती है नोज़ की वो थोड़ी जो है ना वो नैरो हो जाती है, जबकि दूसरी जो है वो वाइड हो जाती है। सो हम इसे डायग्नोस करते हैं। व्हाट एक्सरे इज़ डन टू कंफर्म योर डायग्नोसिस। तो कौन सा एक्सरे करवाते होते हैं हम? वाटर्स व्यू ले रहे होते हैं। अच्छा, डायग्नोसिस में हम क्लिनिकल फीचर भी देख रहे होते हैं, साथ हम एक्सरे भी करवा रहे होते हैं, साथ हम कोटल टेस्ट भी करवाते हैं जो मैंने आपको बताया था। फिर इसकी आपने ट्रीटमेंट लिखनी है। ट्रीटमेंट हमने सर्जिकल देनी है कि सेप्टोप्लास्टी करते हैं या एसएमआर करते हैं। मेनली जो हम करते हैं सेप्टोप्लास्टी करते होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अ 29 ईयर ओल्ड मेल केम इन ओपीडी विद कंप्लेन ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। अब नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको बार बार हेडेक हो रहा है, फेशियल पेन है। एग्जामिनेशन किया, देयर इज मार्क डेविएशन ऑफ डीएनएस क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, तो आपने बताना है इसका। अच्छा जी, आगे सेप्टल सर्जरी की उन्हें कॉम्प्लिकेशन लिखी हुई है। सो ये हमारा जो है लास्ट में चैप्टर दिया हुआ है ऑपरेटिव सर्जरी, हमने वहाँ से जो है ये करना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड केम टू ENT आउटपेशेंट डिपार्टमेंट विद कंप्लेन ऑफ पेन एंड नेजल ऑब्स्ट्रक्शन फॉर लास्ट 6 days आफ्टर बीइंग हिट बाय क्रिकेट बॉल over dorsum of nose. On examination he has high grade fever and bilateral swelling of nasal septum. अब हुआ ये कि एक पेशेंट को पहले ट्रॉमा हुआ नोज़ पे, उस पर उसे पेन हो गया, पेन के बाद नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और 6 दिन पहले जो है ना से ट्रॉमा हुआ था। सो जब भी आपकी हिस्ट्री आती है ट्रॉमा के साथ और कुछ दिन बाद उसको फीवर होता है, नाक में दर्द होता है, साथ ही उसके नोज़ के अंदर बायलैटरल स्वेलिंग होती है हाई ग्रेड फीवर के साथ, सो ये आपका डायग्नोसिस होता है सेप्टल एब्सिस का। ठीक है, क्योंकि सेप्टल एब्सिस के अंदर ही पेन की हिस्ट्री होती है और फीवर की हिस्ट्री होती है, और जो ट्रॉमा होता है कुछ दिन पहले का होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। अ 4 year old boy fell down while playing and got injury on the nose following by epistaxis. Epistaxis stopped after a few minutes with cold water application. 2 hours later, child started complaining of complete nasal blockage. The ENT surgeon noticed bilateral smooth reddish swelling related to nasal septum. Swelling is fluctuant. अब क्या हुआ है कि बच्चे को जो है ना ट्रॉमा हुआ है, नोज़ पे एपिस्टैक्सिस हुई है, और तकरीबन 2 घंटे बाद ही उसको स्वेलिंग हुई है, और स्वेलिंग भी ऐसी हुई है कि उसको खुद पता नहीं चला। उसको जो है ना सर्जन ने नोटिस किया है कि उसकी स्वेलिंग हो गई है, और स्वेलिंग जो है फ्लक्चुएंट है। सो ये आपका सेप्टल जो है हीमाटोमा है, क्योंकि इसमें कोई एक तो फीवर नहीं है, कोई पेन की हिस्ट्री नहीं है। पेशेंट जो है वो मेनली जो है वो अनअवेयर है, सिर्फ ब्लॉकेज हुई है उसको, और फ़ौरन से प्रेजेंटेशन होगी, मतलब जैसे ट्रॉमा हुआ है उसके 2 घंटे बाद ही प्रेजेंटेशन हो गई है। तो ये हमारा सेप्टल हीमाटोमा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन में 5 और 20 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंट टू यू विद नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको। ठीक है, पोस्ट नेजल ड्रिप उसको हो रही है, नोकिनल राइट साइडेड एपिस्टैक्सिस। एग्जामिनेशन द नोज शोज नेजल सेप्टम डेविएटेड, डीएनएस का क्वेश्चन है ये। आगे है 25 ईयर ओल्ड मेल विद हिस्ट्री ऑफ नेजल ट्रॉमा 12 days बैक, कंप्लेन ऑफ नेजल ब्लॉकेज, फीवर एंड पेनफुल स्वेलिंग ऑफ नोज। अब 12 दिन बाद उसको जो 12 दिन पहले जो है ना उसको ट्रॉमा हुआ है, और तकरीबन 10 दिन पहले जो है ना उसको नोज़ की स्वेलिंग हुई है जो कि पेनफुल है, नेजल ब्लॉकेज भी है, और स्वेलिंग जो है ना दोनों साइड पे। सो हमारा ये क्या है, सेप्टल एब्सिस का क्वेश्चन है। सही है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 23 ईयर ओल्ड बॉय फॉलोड fight received a blow on his nose. After few days he went to an ENT consultant with complaint of severe obstruction and fever. अब यहाँ पे देखें सिर्फ हिस्ट्री इस चीज़ की है कि उसको ब्लो हुआ है कुछ दिन पहले। अब वही बात कि हमें कुछ दिन मिल गए हैं क्या डेवलप करने के, सेप्टल एब्सिस डेवलप करने की। फिर अगर वो सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन कहते फिर भी हमें थोड़ा डाउट होता, लेकिन साथ ही उन्होंने फीवर का जिक्र कर दिया, तो ये हमारा सेप्टल एब्सिस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा एब्सिस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है। अ 40 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विद नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी है, पोस्ट नेजल ड्रिप भी है, ओकेनल फ्रंटल एंड फेशियल पेन्स भी हैं। उसके बाद है कि फेशियल एग्जामिनेशन देयर इज मार्क डेविएशन ऑफ डीएनएस क्वेश्चन है, सो हमने इसको ट्रीट कर लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 के 17 ईयर ओल्ड बॉय है, प्रेजेंट किया है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ और डीएनएस है उसको। सो आपने क्या ट्रीटमेंट करनी है। सो मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा पॉपुलर है, लोग जो है इस पर बहुत बहस करते हैं। सो आप ये सुन लें ये बात कि ये है 2012 क्वेश्चन है। ठीक है, उस टाइम ये होता था कि पहले जो है ना एसएमआर परफॉर्म करवाते थे, सेप्टोप्लास्टी परफॉर्म करवाते थे, लेकिन ना
सेप्टोप्लास्टी में जो थी वो 17 ईयर्स से पहले परफॉर्म करवाते थे, लेकिन आजकल जो होती है ना हमारी जो मेनली सर्जरी होती है वो सेप्टोप्लास्टी ही होती है। SMR कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा होती है कि उसको जो है ना अब ख़त्म कर दिया है। सो चाहे जो एज भी हो आपकी, लेकिन बेस्ट जो आपकी होती है सर्जरी वो सेप्टोप्लास्टी ही होती है। लेकिन यहाँ पे वैसे भी 17 ईयर्स की बात की है और 2 ऑप्शन दिए हैं, तो अगर 2 ऑप्शन दिए हैं तो आपने सेप्टोप्लास्टी ही इसमें करना होता है, कि 17 ईयर्स से पहले तो मस्ट सेप्टोप्लास्टी है। SMR तो बिल्कुल समझ लें कि कॉन्ट्राइंडिकेट समझ लें कि हम बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। अगर उन्होंने कहा है कि आपने SMR की कॉम्प्लिकेशंस लिखनी है, सो ये हमारे लास्ट चैप्टर में ही है। नेक्स्ट है कि 10 years a 30-year-old man was hit on face and sustained nasal trauma. He present to ENT outpatient department 2 days later complaining of nasal blockage and tenderness on the nasal tip. अब यहाँ पे देखें इसको ट्रॉमा हुआ है सही, और 2 दिन बाद उसके नोज़ जो है नेज़ल ब्लॉकेज है, टेंडरनेस भी है, ठीक है। उसके बाद एंटीरियर में स्वेलिंग मिली है बहुत नोस्ट्रल्स पे। वैसे हमें जो है ये बहुत जो है ना कंफ्यूज कर रहा है कि मे बी स्वेलिंग है तो ये हेमाटोमा है, ये एब्सिस है। तो मैं पहले तो उन्होंने पूछा कि 2 डायग्नोसिस बताने, दोनों हमें बता देने, लेकिन अगर फिर भी आपने ये जवाब देना ना कि इसमें दोनों में से अगर हम एक बताएं तो क्या होगा, तो पहले तो ये है कि 2 दिन बाद हुआ है, फिर इसको थोड़ी टेंडरनेस भी है, इसका मतलब ये है कि उसको जो है ना वो मेनली एब्सिस डेवलप कर रहा है, ठीक है। सो ये आपने इसके अंदर नोट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे 2 बताइए, सो हमने दोनों बता देनी है। अब वो कहते हैं कि विच फैटल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है राइस कंडीशन से, तो हमें पता है कि ये जो है ना ब्रेन में जा सकता है, ब्रेन में जाकर थ्रोम्बोसिस करवा सकता है, मेनिंजाइटिस करवा सकता है, ये सारी जो है ना एब्सिस करवा सकता है, और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस करवा सकता है। ये सारी जो है ना इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है ना सीवियर वाली आती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11, a 13-year-old girl complained of permanent nasal obstruction. Is the dimension revealed septum is diabetes? DNS क्वेश्चन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, a 5-year-old baby was hit on nose by a fellow child. He developed total blockage of nose within an hour. 1 घंटे में जो है ना उसका नाक जो है ना वो ब्लॉक हो गया है। He was brought to ENT surgeon. There is no specific what is the diagnosis and treatment. तो डायग्नोसिस क्या होगा? सेप्टल हीमाटोमा। 2 घंटे में डेवलप किया है, उतना उसको पेन वगैरह कुछ हिस्ट्री नहीं है। सेप्टल जो है ना वो हीमाटोमा आएगी। और सेप्टल हीमाटोमा को कैसे हम ट्रीट करते हैं, ये बात याद रखनी है कि सेप्टल हीमाटोमा को हम एस्पायरेट करते हैं, जबकि एब्सिस को जो है ना हम इंसाइज करके उसको ड्रेन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूट एंड क्रोनिक राइनाइटिस का। सो ये पढ़ते हैं हम। A 40-year-old female present with complaint of loss of smell, nasal blockage and intermittent mild epistaxis on cleaning nose. On examination there was greenish crusting in both nostril with extremely foul smelling. अब कुछ सोचिए कि हमने कहाँ पढ़ा था कि नोज़ के अंदर जो है ना बहुत सा स्मेल है, ठीक है, नाक स्मेल आ रही है और ग्रीनिश क्रस्ट मिलते हैं हमें। सो ये हमारा जो है ना एट्रोफिक राइनाइटिस के अंदर हमें पढ़ा था कि जो नोज़ के अंदर ग्रीनिश क्रस्ट बन जाते हैं, फाउल स्मेल आती है, लो स्मेल नोज़ में हो जाते हैं, नेज़ल ब्लॉकेज भी होती है। नेज़ल ब्लॉकेज क्यों होती है? इन्हीं क्रस्ट की वजह से ब्लॉकेज होती है, वरना जो है ना पूरी की पूरी नोज़ जो वो बहुत रूमी होती है। सो ये अपनी बात याद रखनी है। आगे जो मैनेजमेंट में ना आपने दोनों मैनेजमेंट लास्ट में लिखनी है, सर्जिकल भी मेडिकल भी। आगे अवेलेजर लेडी प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नोज ब्लीडिंग एंड नेजल डिस्चार्ज हैविंग ब्लैक डिस्कलरेशन एंड ब्लड स्टेन फॉर द लास्ट 1 ईयर। अच्छा ये बात याद रखनी कि ये क्रोनिक हिस्ट्री होती है, क्योंकि हमारी एट्रोफिक राइनाइटिस जो है वो क्रोनिक ही है मेनली। सो क्रोनिक हिस्ट्री होती है, साथ उन्होंने ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ सकते हैं, लेकिन सर बताएंगे कि ब्लैकिश कलर का कुछ है। आगे इस स्टैंडिंग में दिखाया हुआ है कि कोई मैच तो नहीं है, लेकिन नोज़ जो है वो रूमी है और बहुत ज़्यादा ब्लैकिश कलर के क्रस्ट मिलते हैं। सो ये आपने याद रखना है। एक ब्लैक कलर जो है वो इसमें है, एक ब्लैक कलर जो है आपका म्यूकोर माइकोसिस के टॉपिक में है, कि वहाँ कहते हैं कि टर्मिनेट्स के ऊपर कुछ ब्लैकिश है, लेकिन उसमें डायबिटिक की हिस्ट्री होती है। यहाँ पे जो है मेनली अनहाइजीन कंडीशन की वजह से जो है ना वो विलेजर की बात कर रहे हैं, कभी किसकी बात कर रहे हैं। सो ये जो है ना इसके अंदर याद रखना है कि ब्लैकिश अगर है कुछ नोज़ के अंदर, कोई मैच नहीं है, क्रस्ट है, फॉल स्मेल है। सो ये सारी जो है एट्रोफिक राइनाइटिस के क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ लेडी प्रेजेंटेड इन ENT OPD विद एक्सेसिव स्नीजिंग, ठीक है, उसको स्नीजिंग हो रही है, वाटरी राइनोरिया हो रहा है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, हेडेक है, लो ग्रेड फीवर है और 2 डेज से एक स्पिन्स वगैरह है। अब देखें इसमें कुछ खास डायग्नोस्टिक फीचर नहीं है, बस उन्होंने कहा है कि जैसे एक पेशेंट को आपके पास आती है, उसको ना छींकी हो जाती हैं, फिर नाक से पानी आना, नाक बंद हो जाना, सर में दर्द होना, हल्का हल्का बुखार होना, जिस्म में दर्द होना। सो आप क्या सोचते हैं कि इसको ना वायरल इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि हमारी जो कॉमन कोल्ड होती है मेनली सर्दी में, ये ऐसे जब मौसम चेंज होता है तो फ़ौरन से ये प्रेजेंटेशन आ सकती हैं, बहुत से पेशेंट को ऐसा हो जाता है। सो मेनली जो ना हमारे ये वायरल इन्फेक्शन है, ये कुराइज़ा कहते हैं इसको। आगे है आपका डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ ये मैं बताया था आपको कि वो कहते हैं कि इन्फिटरमिनेट पे अगर हम देखते हैं तो क्रोनिक में, क्रोनिक एट्रोफिक में, एलर्जिक में, क्रोनिक एट्रल में, क्रोनिक हेपाट्रोफिक में जो है ना क्या क्या हमें फीचर मिल सकते हैं।
क्रोनिक एट्रोफिक में तो ये है कि जो है ना वो बिल्कुल जो है ना एट्रोफीड हो जाएंगे, हमें मियर रिजेस मिलेंगे, साथ साथ जो है ना टर्मिनेट्स के ऊपर जो है ना हमें क्रस्ट मिल सकते हैं और ग्रीनिश क्रस्ट मिल सकते हैं। एलर्जी की बात करें तो एलर्जी में क्या होगा कि वो रेडिश कलर के हो जाएंगे, म्यूकोज़ा थोड़े से इनलार्ज कर जाएंगे और म्यूकोज़ा जो है ना हाइपरेमिक वगैरह होंगे। उसके बाद है क्रोनिक कैटल की बात करेंगे तो इसमें भी जो है ना टर्मिनेट्स वो थोड़े से बड़े होंगे, ठीक है, हाइपरट्रोफिड होंगे, साथ में सिक्रीशंस मिल रही होंगी, हमें म्यूकस वगैरह मिल रहा होगा। क्रोनिक हाइपरट्रोफिड की बात करें और हाँ एक बात कि क्रोनिक जो कैटल में जो बढ़ती हैं वो पिट ऑन प्रेशर होते हैं, जबकि क्रोनिक हाइपरट्रोफिड में पिट ऑन प्रेशर नहीं होते। इसके अलावा इसमें जो हाइपरट्रोफिड होंगे वो मेनली जो है ना वो साइज़ में बड़े होंगे, काफ़ी ज़्यादा होंगे और इसमें इतना ज़्यादा जो है ना वो रेडिश कलर का नहीं होता जितना आपका कैटरल का होता है ना, वो ज़्यादा रेड कलर का होता है। तो ये बता देना आपने इसके अंदर जो है डिफरेंस सबका। आगे है ग्रेनुलोमेटस डिजीज़, इसमें क्या आती है 32 ईयर ओल्ड बॉय मेल प्रेजेंट विद प्रेवलेंट नेजल डिस्चार्ज फॉर द लास्ट 2 years। ही लुक्स फिजिकली वीक एंड एमिसिएटेड। नेजल एग्जामिनेशन रिवील्स ग्रेनुलर अल्सरेटिव मैस इन द नोस्ट्रल स्प्रेडिंग टुवर्ड्स द फ्लोर ऑफ नोज। अच्छा, अब ये बात है कि उन्होंने कहा है कि नोज़ के अंदर ना कुछ अल्सरेटिव मैस जो ग्रेनुलर टाइप का है। तो आपके ENT के बुक में नोज़ वाले चैप्टर में कौन सी ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर अल्सरेटिव ग्रेनुलर मतलब ग्रेनुलोमेटस जो है ना वो बन जाते हैं? तो आपका चैप्टर एक ही है, वो है ग्रेनुलोमेटस नोज डिजीज़। तो इसमें कुछ उन्होंने स्पेसिफिक नहीं पूछा, उन्होंने DDs पूछे हुए। अगर तो वो कहता ना कि राइट नोस्ट्रल में ऐसा कुछ मैस हैंग करता हुआ आ रहा है, साथ उसके जो है ना उसके ऊपर जो है ना हल्के हल्के वाइट डॉट नज़र आ रहे हैं, तो ये तो आपका राइनोस्पोरिडेसिस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि अल्सरेटिव ग्रेनुलर मैस है और साथ ही साथ जो है वो 2 years की हिस्ट्री है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो गया है। सो ये जो है आपकी मेनली क्या चीज़ है, ये आपकी ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ है। इसके अंदर आप सारे लिख देंगे, राइनोस्क्लेरोमा, राइनोस्पोरिडेसिस, सिफिलिस वगैरह जो आपके माइंड में आता है ना वो ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ आपने लिख देना है इसके अंदर। आगे क्वेश्चन नंबर 2, अ फीमेल 50 year of age नाउन डायबिटिक फॉर लास्ट 10 years इज एडमिटेड इन द मेडिकल वार्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक केटोसिडोसिस। ब्लैक नेक्रोटिक टर्मिनेट इज नोटेड इन द राइट नोस्ट्रल अलॉन्ग विद राइट आई प्रोट्रियन बाय मेडिकल स्टूडेंट ऑन कॉल। अच्छा, वो कहता है कि 50 साल का एक आदमी आया, 10 साल से जो ना मेडिकल मतलब उसको ना डायबिटीज़ है। अब ऐसा पेशेंट जो डायबिटिक होता है और सेकंड उसके नोज़ के अंदर कुछ ब्लैकिश नेक्रोटिक मैस मिल रहा है, तो ये आप समझ जाएंगे ये आपको कौन सा क्वेश्चन है, म्यूकोरमाइकोसिस का। यहाँ पे क्या है कि ब्लैकिश है, ब्लैक नेक्रोटिक टर्बिनेट हैं, ठीक है। इससे पता चला साथ उन्होंने कहा कि राइट आई प्रोट्रियन हुई है। मतलब राइट आई प्रोट्रियन मतलब ये है कि जो म्यूकोरमाइकोसिस होता है वो इतना ख़तरनाक होता है कि वो आपके ऑर्बिट में जो है स्प्रेड कर जाता है, साथ ही साथ जो है वो एंडोथेलियम को डैमेज करता है और वो थ्रोम्बोसिस वगैरह करवा सकता है। तो ये बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का फंगल इन्फेक्शन होता है डायबिटिक के अंदर और इसमें ब्लैक नेक्रोटिक टर्बिनेट्स होते हैं। तो आपने इसको अच्छे से जो है ना वो याद रखना है, इसको भूलना नहीं है इसको कि किस तरह से ये है, क्योंकि आगे बहुत सिनेरियोस जो है वो मिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फीमेल ऑफ 50 year नाउन डायबिटिक फॉर 15 years इज एडमिटेड इन द मेडिकल वार्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक केटोसिस। ये वही सेम है कि डायबिटिक पेशेंट है, ब्लैक नेक्रोटिक टर्बिनेट हैं राइट नोस्ट्रल में और राइट आई प्रोट्रियन है। सो ये आपकी डायग्नोसिस कौन सी है, म्यूकोरमाइकोसिस की है।